नेक्स्ट टॉपिक क्या है? किरचॉफ्स लॉ। देखो, किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट लॉ बताए, जिनको यूज करके आप इजीली किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज, ये सारी चीजें या रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर इजीली सॉल्व करना है तो ओम्स लॉ तो है ही अपने पास, लेकिन उससे कई बार काम नहीं चलता। कई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, बड़े सर्किट होते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए कुछ एडिशनल लॉज की भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उनको यूज करते हो तो उससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, हमारी आसान हो जाती है। इसके लिए हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। ये जो किरचॉफ्स लॉ है, ये दो लॉ होते हैं। मतलब फर्स्ट लॉ है उसको हम किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, और जो सेकंड लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ को हम शॉर्ट में केसीएल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केसीएल। और जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं केवीएल। तो ये केसीएल और केवीएल, ये दो लॉ हमको स्टडी करना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार लगा दो इस टॉपिक के ऊपर, 4-5 जितने भी लगा सकते हो लगा दो, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लगभग हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, अच्छा। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या है भाई? मान लो कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक एग्जांपल से समझते हैं, और उसके अंदर ये कोई ब्रांच है जिसमें करंट है I1, जो आगे जाके दो और ब्रांचेस से कनेक्ट हो रही है जिसमें करंट है I2 और I3। ये जो पॉइंट है जहां पे सारी की सारी ब्रांचेज आपस में कनेक्ट हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं नोड या जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नोड, या फिर क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन बोलते हैं। नोड या जंक्शन इसका नाम है। ठीक है, अच्छा। तो किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है कि किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर, किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा बराबर होते हैं। क्या बराबर होगा? इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होगा। इस नोड के ऊपर आने वाला करंट कौन सा है? I1। और इस नोड से जाने वाला करंट कौन सा है? I2 और I3। तो आने वाले करंट को हम बाहर जाने वाले करंट के इक्वल पुट कर देंगे। यही है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग इनकमिंग करंट, यहाँ पे इनकमिंग करंट है I1, ये बराबर होना चाहिए किसके? आउटगोइंग करंट के, है ना। आउटगोइंग करंट कौन कौन है? I2 प्लस I3। यानी कि टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट यहाँ पे बराबर होंगे, ये बोल सकते हो। किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर टोटल इनकमिंग करंट हमेशा किसके बराबर होगा? टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। ठीक है, अब किरचॉफ ने क्या ध्यान में रखते हुए ये लॉ बनाया? तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन सा लॉजिक लगाया उसने? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इसके पीछे लॉजिक है, या जो बेसिक लॉ इसके पीछे है वो ये है ना। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो कौन से बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो कौन से लॉ को ध्यान में रखते हुए किरचॉफ ने ये लॉ बनाया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये लॉ क्या है? ये लॉ कहता है कि किसी भी जगह पे या किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब नया चार्ज ना तो प्रोड्यूस हो सकता है किसी भी सिस्टम के अंदर, और ना ही जो अवेलेबल चार्जेस है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। पहले ये बताओ कि करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है कहीं भी, किसी भी वायर के थ्रू या किसी भी स्पेस के अंदर कहीं भी, तो किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, उस रेट को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किरचॉफ ने बोला कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट बराबर होंगे, तो उसने सोचा कि इस नोड के ऊपर इन वायर से जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज इस नोड से बाहर भी जा रहा होगा, क्योंकि नोड या जंक्शन चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता। ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है कि चार्ज को लेके इकट्ठा कर लिया इसने। इधर से चार्ज आएगा तो दूसरी ब्रांचेस से बाहर निकल जाएगा। तो जितना चार्ज आएगा नोड के ऊपर उतना बाहर भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्टोर तो हो ही नहीं रहा है। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो अगर किसी एक ब्रांच से टोटल क्यू चार्ज आया तो उतना ही चार्ज बाकी की ब्रांचेस से बाहर भी निकलेगा जो उस नोड पे कनेक्ट हो रही होंगी। तो इनकमिंग चार्ज की फ्लो रेट और आउटगोइंग चार्ज की फ्लो रेट क्या हो गई? बराबर। जितना चार्ज आया पर सेकंड उतना ही बाहर निकल गया। समझ में आई ये बात? और चार्ज की जो फ्लो रेट है उसी को करंट बोलते हैं। तो इसलिए उसने ये सोच के कि भी चार्ज क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं होता, चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता, इसका मतलब जितना करंट आएगा, जो चार्ज की इनकमिंग चार्ज की फ्लो रेट होगी उतनी ही आउटगोइंग चार्ज की भी फ्लो रेट होनी चाहिए।
यानी कि इनकमिंग चार्ज की फ्लो रेट और आउटगोइंग चार्ज की फ्लो रेट बराबर होगी, यानी कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से बेसिक लॉ के ऊपर किरचॉफ करंट लॉ बेस्ट होगा। आया समझ में ये? ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जांपल आपको करवाता हूँ। ये देखो, आपको ये बताना है कि इस ब्रांच में 2 एम्पियर करंट है, इसमें 3 एम्पियर करंट है, इधर करंट है 1 एम्पियर, इधर करंट है आई, ये आई आपको कैलकुलेट करके बताना है, इधर करंट चला गया 2 एम्पियर। अगर सॉल्व करने पे करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है वो सही है। अगर सॉल्व करने पे करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मान लो सॉल्व किया आपने किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करके और आंसर आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने दिखा रखी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ये इसका मीनिंग होगा। तो पहले तो सॉल्व करो इसको कि ये जो आई करंट है ये कितना होगा। चलो चेक किया जाए, ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर कितना करंट आ रहा है, 3 एम्पियर 2 एम्पियर, टोटल कितना हुआ 5 एम्पियर। इधर से कितना बाहर चला गया 1 एम्पियर, तो कितना बचा 4 एम्पियर बचा। तो इधर कितना करंट जाना चाहिए 4 एम्पियर, उसमें से 2 एम्पियर इधर चला गया, तो इसमें कितना गया होगा 2 एम्पियर। तो कितना आसान है, लो आया समझ में, आई की वैल्यू क्या होगी 2 एम्पियर। इसके बाद में आता है फिर सेकंड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं KVL। शॉर्ट में इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम क्या बोलेंगे KVL बोलेंगे। अब देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसमें कोई क्लोज लूप बन रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसमें क्या बन रहा है एक क्लोज पाथ बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है, तो उस क्लोज लूप के अंदर वो जो क्लोज लूप बनेगा उसके अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होगा। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर कोई क्लोज पाथ बन रहा है, जैसे सेल और रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है ना, तो कोई अगर क्लोज सर्किट बन रहा है तो उस क्लोज सर्किट के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा 0। अब इसका लॉजिक बताता हूँ एक एग्जांपल से। मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस, कुछ बैटरी, ये सारी चीज़ें हमने कनेक्ट की हुई है, ठीक है। इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट एज्यूम कर लो, ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये R3 और ये हो गया R4, ठीक है। ये कोई E1 EMF का सेल है, ये E2 EMF का सेल है, ये कोई E3 EMF का सेल है, ठीक है। तो 3 सेल कनेक्टेड है और 4 रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड है। तो देखो एक क्लोज लूप बन गया, ये को बोलते हैं क्लोज लूप। इसका एक नाम भी रख दो, इसका नाम हम रख देते हैं ABCD ऐसे, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग इस क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 आएगा। अगर आप किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हो, तो अगर इनिशियल पॉइंट देखा जाए तो जैसे मान लो A है और A से चले अपन ऐसे घूमते हुए वापस A पे आ गए, तो एक क्लोज पाथ हो गया ये। इस क्लोज पाथ के अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक इनिशियल पॉइंट होगा, इसमें एक फाइनल पॉइंट होगा और उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। अगर ए से चलना आप स्टार्ट करोगे और वापस घूम के अगर ए पे आ गए तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी क्या है ए, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0। मान लो ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ये जो सेल या बैटरी कनेक्टेड है इनकी वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो इनिशियल पॉइंट भी 10 वोल्ट पे है और घूम के अगर वापस वहीं आ गए तो फाइनल पॉइंट भी 10 वोल्ट पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ उनके बीच में 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसा दे रखा हो जिसमें क्लोज लूप बन रहा हो तो उसके अंदर क्लोज पाथ के अंदर हमेशा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, अगर पूछा जाए कि भी ये कौन से बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो कौन से बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। जैसे किरचॉफ करंट लॉ किसके ऊपर बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी तरीके से किरचॉफ वोल्टेज लॉ कौन से बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ऐसा क्यों भाई, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहाँ से आ गया इसमें, तो देखो सेल या बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना
और ये जो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है इनका काम होता है वोल्टेज कंज्यूम करना, वोल्टेज ड्रॉप करना, वोल्टेज खाना एक तरह से। तो सेल या बैटरी मिलके जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ये सारे रेजिस्टेंस मिलके खा जाएंगे। तो जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है। जो प्रोड्यूस हो रहा है वोल्टेज उसको पॉजिटिव मान लो, जो कंज्यूम हो रहा है उसको नेगेटिव मान लो। तो जैसे मान लो कि ये सारे के सारे सेल मिलके 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस मिलके 50 वोल्ट कंज्यूम कर लेंगे। तो जितना प्रोड्यूस हुआ उसको पॉजिटिव ले लिया तो +50, जितना कंज्यूम हुआ उसको नेगेटिव ले लिया -50, दोनों का टोटल किया क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो एनर्जी जैसे ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस ये सेल वगैरह मिलके प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ये कंज्यूम करेंगे, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। यानी कि जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी बैलेंस रहती है हमेशा किसी भी सिस्टम की, उसी तरीके से इस क्लोज लूप के अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसलिए 0 आएगा क्योंकि जितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है। ये इसके पीछे कहानी है, ये इसके पीछे लॉजिक है। तो कौन से बेसिक लॉ के ऊपर ये बेस्ड हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलो किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। अब इसको यूज कैसे करोगे, इसको यूज करने का एक तरीका है। अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप यूज करोगे, उससे कुछ कैलकुलेशन करना चाहोगे तो उसके लिए आपको कुछ इक्वेशन बनानी है। वो इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको 2 रूल फॉलो करने हैं। 2 रूल किस हिसाब से है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपको 2 ही टाइप की चीजें दिखेंगी, या तो सेल या बैटरी दिखेगी जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही होगी, और या फिर आपको दिखेंगे रेजिस्टेंसेस जो वोल्टेज कंज्यूम कर रहे होंगे। अब रूल क्या है, देखो ध्यान से समझना। रूल देखो, पहला रूल ये है कि अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस मिले, जब आप इक्वेशन लिखो ना तो आपको क्या करना होता है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर फिर वापस घूम के उसी पॉइंट पे आना होता है। तो आप किसी पाथ के थ्रू जाओगे, जैसे ए से चले, बी से होते हुए सी से, और डी से होते हुए वापस ए पे आ गए। तो ये वाला जो पाथ है इसके अंदर सबसे पहले हम सर्किट के अंदर कुछ करंट एज्यूम कर लेंगे, और अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस में अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक करंट एज्यूम कर लेता हूँ, ये मान लो करंट है आई। तो अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस के थ्रू अपन जा रहे हैं मान लो, और रेजिस्टेंस में जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में करंट है अगर उसी डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको नेगेटिव लेना है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इधर ज़्यादा वोल्टेज रहा होगा, इधर कम वोल्टेज रहा होगा। तो फाइनल पॉइंट पे वोल्टेज कम है या पोटेंशियल कम है, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि हम इधर ही तो जा रहे हैं। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कम है, इनिशियल का ज़्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। जब भी आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करके देखते हो, तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे कम होगी, इनिशियल वैल्यू कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी, तो डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब अगर किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट की डायरेक्शन अगर आप उसी डायरेक्शन में चलोगे तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है, हमको नेगेटिव सिंबल के साथ में लेना है। तो जैसे अगर मैं इधर जाऊंगा तो मैं लिखूंगा -i इंटू आर, और अगर मैं इधर जाऊंगा तो मुझे क्या लेना होगा, -i इंटू आर। आई इंटू आर मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस। इधर जा रहे हो तो -i इंटू आर, इधर जा रहे हो है ना तो +i इंटू आर। समझ में आया क्या, करंट की डायरेक्शन में चलोगे तब तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे मतलब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, इनिशियल का कम है, तो डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखना है। तो पहला रूल समझ में आया क्या, फर्स्ट रूल अच्छे से समझ में आ गया। पहला रूल ये बोलता है कि अगर हम जब भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो अगर हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर थ्रू अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नेगेटिव ले लेना, और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये है। अब सेकेंड रूल देखो, जो सेकेंड रूल है वो ये कहता है कि अगर रास्ते में चलते हुए रास्ते में अगर आपको कोई वोल्टेज सोर्स मिल गया, जैसे सेल या बैटरी मिल गई, तो या तो आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे होंगे या माइनस से प्लस की तरफ जा रहे होंगे, तो इसमें भी वही रूल लगाना है। प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल।
अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई सेल या बैटरी है, अगर आप मान लो ये कोई ईएमएफ का सेल है और आप इधर जा रहे हो, तो आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, मतलब हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। अगेन अगर हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, इनिशियल का ज़्यादा होगा। और अगर आप इधर से इधर जाओगे तो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो सेल के अंदर से, है ना, इधर लो है इधर हाई पोटेंशियल है। इसका मतलब अगर हम इधर मूव करेंगे तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। बोलो क्या लेना है? पॉजिटिव। तो रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज पाथ के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, किसी क्लोज पाथ के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होगा। कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। जब भी आप इक्वेशन बनाओगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग, क्या क्या रूल हमको फॉलो करने हैं? तो दो रूल है। पहला रूल क्या बोलता है कि अगर आप रेजिस्टेंस के अंदर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, इक्वेशन लिखने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप लिखने के लिए, क्योंकि इक्वेशन लिखनी है तो उसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड करके इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। लो यही तो है, किरचॉफ वोल्टेज लो यही तो बोल रहा है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। तो अलग अलग कंपोनेंट के अक्रॉस जब आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो अगर रास्ते में कोई रेजिस्टेंस आ गया, तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना है। रीजन मैंने समझा दिया है ना। और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना है। अगर सेल या बैटरी मिल गई आपको रास्ते में, तब क्या करोगे? अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, मतलब हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब इधर से इधर जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इधर और इधर, इन दोनों सिरों के बीच में, वो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। डिफरेंस हमेशा फाइनल में से इनिशियल वैल्यू माइनस करके ही कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आप इधर से इधर चलोगे तो क्या होगा? हम लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, इनिशियल का कम है, तो डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना है। सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, इस लॉ के अकॉर्डिंग अब मैं एक इक्वेशन आपको लिख के बताता हूँ। जैसे ये जो लूप है ABCDA, इसके लिए हम इक्वेशन लिख के देखते हैं इन लॉज के अकॉर्डिंग या इन रूल्स के अकॉर्डिंग। फॉर लूप, लूप का नाम क्या है? ABCDA बाई KVL। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। कौन से लूप के लिए अप्लाई कर रहे हैं? लूप ABCDA, लास्ट में वापस A लिखना है। इसका मतलब ये होगा कि A से घूम के आप वापस A पे पहुंच गए। ठीक है, चलो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? A से चलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इधर से चले, क्या मिला आपको? सेल मिला। सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पहले मिल रहा है, नेगेटिव बाद में मिलेगा, है ना। तो अगर आप हाई से लो की तरफ आओगे तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव सिंबल के साथ लेना है, तो -E1 लिख देंगे। क्लियर है बात? फिर आगे गए, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना है, -I/R1 लिख दो। फिर आगे गए, फिर आपको सेल का अगेन पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो -E2 लिखना है ना। सेल के लिए हाई से लो की तरफ जाओगे तो नेगेटिव, लो से हाई की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव। फिर करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो, देखो रेजिस्टेंस R2 में करंट इधर ही आ रहा है, आप भी इधर ही आ रहे हो, तो रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। फिर आगे गए, अगेन जो रेजिस्टेंस R3 है उसमें करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो -IR3 लिख दिया। फिर आगे गए तो देखो इस बार नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इस बार क्या लिखना है? पॉजिटिव, +E3 लिखना है, +E3 आ गया। और कुछ है क्या? हाँ, एक R4 रेजिस्टेंस और है। R4 में जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो -IR4। और सबको मिला के टोटल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, है ना। तो ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन। ऐसा आपको इक्वेशन बनानी है। जो भी सर्किट दे रखा होता है ना, उसके लिए हम इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है। आया समझ में? क्लियर एकदम? इसमें देख लो कोई भी डाउट है तो। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप किसी ब्रांच के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना चाहो तो आप उस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो इस लॉ को यूज करके। अभी तो हमने क्या लिखा है? किसी क्लोज लूप के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 लिखा है। इससे एक इक्वेशन बन गई। लेकिन मान लो आपको हम पूछूं कि बताओ A पॉइंट और C पॉइंट, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। क्या पूछ रहा हूं मैं? कि A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का
पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप ए से चल के जाओगे और आपको सी तक पहुंचना है, ठीक है। आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो। आप चाहो तो ए बी सी करके चले जाओ या फिर ए डी सी करके चले जाओ। इनिशियल पॉइंट ए ही रहेगा, फाइनल पॉइंट सी रहेगा। समझ में आया क्या? रास्ता कोई भी चूज कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना। तो मैं नाम लिख देता हूँ इसका। जैसे मान लो मैं ए बी सी ऐसे करके आऊंगा, तो फॉर ब्रांच ए बी सी, ब्रांच ए बी सी के लिए हमको इक्वेशन लिखनी है। तो ए बी सी इस रास्ते से होके आएंगे हम, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा? आपको ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और जैसे मैंने बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस में जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो क्या करते हो? फाइनल जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ए बी सी ऐसे आप जाओगे तो फाइनल पॉइंट कौन है? सी। इनिशियल पॉइंट कौन है? ए। तो क्या मिलेगा? वी सी माइनस वी ए मिलेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, तो आपको क्या मिलेगा? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, है ना। पहले भी ये मिल रहा था। इसको इक्वल टू जीरो क्यों लिखा वो बताया था ना, कि अगर आप ए से चलोगे और घूम के अगर वापस ए पे आओगे तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, इसलिए डिफरेंस क्या आ गया? जीरो। लेकिन क्या ए से अगर आप जा रहे हो और सी पे पहुंचोगे तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा क्या? नहीं। कितना आएगा? तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ए से चलना है और सी पे पहुंचना है। रास्ता कोई भी चूज कर सकते हो, जिसमें कम कंपोनेंट होंगे वो रास्ता हम चूज करते हैं नॉर्मली, ताकि कम कैलकुलेशन करनी पड़े। आंसर सेम ही आता है, चाहे आप इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, आपको आंसर सेम मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही मिलेगा। चलो मैंने ये वाला रास्ता चूज कर लिया, तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, तो क्या लिखोगे? वी सी माइनस वी ए लिखना है। ये बराबर होगा किसके? अब केवीएल इक्वेशन लिख दो, अभी लिखी थी वैसे। पहले हमको बैटरी मिली, बैटरी का प्लस टर्मिनल पहले मिला, इसका मतलब हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो माइनस E1 लिखना है। फिर आगे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई R1 लिखना है। फिर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो अगेन माइनस E2 लिखना पड़ेगा। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई इंटू R2। बस यहाँ तक लिख देना है। बी पे पहुँच गए ना, आगे नहीं लिखना। तो इससे आपको जो भी आंसर मिलेगा कैलकुलेशन से, वो क्या होगा? वो सी और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा वो? सी और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आसान है, ये टफ है? बिल्कुल इजी। रूल समझ में आ गए क्या? ठीक है, तो वापस रिवाइज करवा देता हूँ। पहले किरचॉफ करंट लॉ की बात कर लेते हैं। किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा बराबर होंगे। कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड होता है किरचॉफ करंट लॉ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, जो ये बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। अगर आप किसी ब्रांच के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होंगे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है।